चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई मेंस या एडवांस हो, चाहे 12 बोर्ड के एग्ज़ाम हो, उन सभी में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी ट्रिक बताऊँगा जिसको आप समझने के बाद चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते क्या है। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट हम लिक्विड के बारे में जब बात करते हैं तो उस समय हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो जनरली सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लिक्विड वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्लियर। तो लिक्विड की जब हम बात करते हैं तब तो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, और सॉलिड के केस में हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बेसिकली ये दोनों ही टेम्परेचर है। क्लियर। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखिएगा बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है, कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को आप जब गर्म करते हैं तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि गर्म करने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर लिक्विड से बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही लिक्विड से बाहर निकले ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन हो, क्या हो? अट्रैक्शन। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या ये मॉलिक्यूल आसानी से लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। जैसे अगर ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल बाहर निकलना चाहेगा तो आसानी से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे से इस दूसरे मॉलिक्यूल ने इसको अट्रैक्शन से पकड़ के रखा है। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल आसानी से ऊपर जा नहीं पाएगा। अब जा नहीं पाएगा तो वेपर में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी हमें अगर इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो अब हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। आसानी से तो ये प्रोसेस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल ने अट्रैक्शन से पकड़ के रखा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा जोर क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आसानी से ये मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल ने इसको अट्रैक्शन से पकड़ के रखा है। क्लियर। तो अब इनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा यानी ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है? टेम्परेचर ही तो होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आपके आई या नहीं इस एग्जांपल से? क्लियर। दूसरी तरफ देखिएगा, अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो मेल्टिंग पॉइंट में अपने को क्या करना है? सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है? मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है? सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का। सॉलिड में तो मॉलिक्यूल
क्या एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड में ये क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। क्लियर। तो अगर किसी तरीके से इन मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब वापस देखिए, अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या उन मॉलिक्यूल को हम आसानी से दूर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आसानी से उनको दूर नहीं कर पाएंगे, और आसानी से दूर नहीं कर पाएंगे तो लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें करना है तो हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ते ही मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बेसिकली टेम्परेचर ही तो है। क्या ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड के बीच में भी अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में भी अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में भी अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अट्रैक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या आप इन कॉन्सेप्ट से आपकी ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं ये कह सकता हूँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या निकला इनसे? कॉन्सेप्ट ये निकला कि चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन है आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इधर, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उनके सरफेस एरिया पर, उसके सरफेस एरिया पर। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन है, ये जो वो वॉन डर वाल फोर्स है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पर। किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, हम समझ चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। अब इधर देखिए, अब आप मुझे बताइएगा, मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ CH3CH2OH और दूसरा लिखा CH3OH, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा होगा? दिखती बात है, फर्स्ट में 2 कार्बन है, सेकंड में 1 ही कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम होगा। पहली चीज़ तो ये। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों में से सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? सरफेस एरिया का मतलब कोई कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है। ये तो कितना जगह घेर रहा है, छोटा सा है, इतनी जगह ही घेर रहा है, जबकि इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा जगह घेरेगा। तो नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हो गया तो साइज़ बड़ी हो गई, साइज़ बड़ी हो गई तो इसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है यानी छोटा है, साइज़ इसकी कम है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। क्या ये बात समझ में आई? अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इससे आप मुझे बताइएगा। देखना, अगर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH, 4 कार्बन और OH, और दूसरा मैंने ये कंपाउंड लिखा
देखिए इसमें भी 4 कार्बन, 1 OH है, इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 OH है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर वेट क्या होंगे, सेम होंगे, अलग अलग होंगे? बिल्कुल सही, इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम ही होंगे, है ना। अब चाहे तो देख लीजिएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 और 1 10। यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो अब इससे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, किसका सरफेस एरिया कम होगा? अब दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट दोनों के क्या है, सेम है। तो अब इधर देखिएगा, अपने को तो सरफेस एरिया तो देखना है। देखिए अगर लीनियर कंपाउंड है जिसकी कोई ब्रांचेज नहीं है तो वो क्या करेगा, इतनी जगह घेर रहा है ना। और जैसे ही ब्रांचिंग हो जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या ज़्यादा है ना, ब्रांच का मतलब ये एक ब्रांच हुई है, दूसरी ब्रांच हुई है, तीसरी ब्रांच हुई, यहाँ पे देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूलर क्या हो जाता है, स्फेरिकल शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्फेरिकल शेप। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, शेप स्फेरिकल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वाले केस में मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर? अब देखिएगा सरफेस एरिया और नंबर ऑफ ब्रांचिंग में कैसा रिलेशन आया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है ना, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट था, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक सिंपल सी ट्रिक ये हमारे सामने आई। क्या सामने आई कि मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीक वन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग। ये अपने पास एक पूरा रिलेशन सामने आ गया है। ठीक है, अब इस ट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप चेक करोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले क्या चेक करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इफ़ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो। अगर दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट सेम है तब आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। इफ़ मॉलिक्यूलर वेट आर सेम देन वी विल चेक नंबर ऑफ ब्रांचिंग। पहले हमेशा क्या चेक करना है, मॉलिक्यूलर वेट चेक करना है। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है तब आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग चेक करनी है। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर? अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप खुद इस ट्रिक की सहायता से कोई भी क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप खुद निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिएगा देखिए अगर क्वेश्चन आपने देखा होगा इस टाइप से, आपको बताना है वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, किसका ज़्यादा किसका कम। पहला अगर क्वेश्चन मैंने दे दिया, देखिएगा अगर मैंने लिखा CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, फिर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH, और फिर लास्ट मैंने लिख दिया CH3 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 और OH। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। अब इनमें आपको क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, 12 बोर्ड में भी देखे होंगे, नीट जेईई में भी आपने देखे होंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना अपने को, तो सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करनी है, सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करनी है। ये ट्रिक कब अप्लाई करनी है, जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, व्हेन एवर फंक्शनल ग्रुप इज सेम। दिए गए क्वेश्चन में अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आपको कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए फंक्शनल ग्रुप सब में कौन सा अल्कोहल है ना, सब में देखिए OH OH OH, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। और जब भी फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है,
सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट देखना है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर वेट। अब सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, देखिए फोर्थ और फिफ्थ में कितने कार्बन है, 4 कार्बन और OH है। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इसमें कितने है, 2 कार्बन। और इसमें कितना है, 1 कार्बन। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे कम तो किसका होगा, इसका। क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है ना। तो सबसे कम कौन चला जाएगा, फर्स्ट। उससे ज़्यादा कौन हो जाएगा, सेकेंड। उससे ज़्यादा कौन हो जाएगा, थर्ड। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ में 4 कार्बन OH, 4 कार्बन OH, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। जिसकी नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसके सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ वाले केस में नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग फिफ्थ की ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि फिफ्थ आ जाएगा पीछे और फोर्थ आ जाएगा आगे। ये ऑर्डर हो गया किसका, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। सिंपल सी ट्रिक आपने को अप्लाई करनी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। फोर्थ और फिफ्थ आगे क्यों आए, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या था, सबसे ज़्यादा था। देखिए इसमें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जबकि इन दोनों में 4 कार्बन थे। तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो गए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। तो देखो चौथा और पाँचवा सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है। अब चौथे और पाँचवें में भी कौन आगे आएगा, जिसका नंबर ऑफ ब्रांचिंग कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कम किस में, इसमें। तो फोर्थ कहाँ आ गया, आगे आ गया। फिफ्थ पीछे क्यों चला गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या है, ज़्यादा है। नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा होने के कारण सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए 5 नंबर कहाँ चला गया, 4 से पीछे चला गया। क्या ये ट्रिक आपके समझ में आई या नहीं आई। क्लियर, ईजी है, बस ये ट्रिक ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। ये ट्रिक अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन ये ट्रिक कब अप्लाई करनी है, जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो। अब देखना अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ये करके बताइएगा। अगर मैंने दिया CH3COH, C2H5OH, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 एसीटोन, CH3CHO एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हो गया ना। और अगर मैंने दिया CH3OCH3, और अगर मैंने दे दिया इथेन CH3CH3। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए भाई। इनका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन में हम ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको ये बताया कि जब दिए गए क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप सेम हो तभी हमको ये ट्रिक अप्लाई करनी है, वरना नहीं करनी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में OH 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 यानी सारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ही था, तो हमने ये वाली ट्रिक यूज़ कर ली। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सेकंड क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। बिल्कुल सही, डिफरेंट है। इसमें क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया, अल्कोहल ये हो गया, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन एल्केन। ठीक है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तब तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर देंगे, पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जिसमें कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको एक दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ। जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो दिए गए कंपाउंड्स में तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद अल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन यानी नॉर्मल एल्केन का। क्लियर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में
फर्स्ट कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अल्कोहल का, उसके बाद हो जाएगा कीटोन का, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद में ईथर और लास्ट में एल्केन। क्लियर। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उस क्वेश्चन में जो भी कंपाउंड दे रखे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आपको ये फर्स्ट वाली ट्रिक अप्लाई करनी है, और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो आपको ये सेकंड वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। इन दो ट्रिक्स से चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे क्लास 11th का हो, 12 का हो, नीट का हो, जेईई का हो, किसी भी टाइप का, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप इसी टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा।